दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या फिर दोस्तों एमपी जेल प्रहरी, सभी के लिए ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जब पढ़ने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश को आपको पता है कि यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, नदियाँ बहुत हैं, तो इसे नदियों का मायका कहा जाता है। दोस्तों सोयाबीन की सर्वाधिक फसल होती है तो इसे क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और ये बीच में है, भारत के बीच में है, तो इसे हृदय प्रदेश कह देते हैं। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, आज हम गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, मेलों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। जल्दी बताना है आपको, जबलपुर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक या फिर कटनी। और प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है। बिल्कुल चौहान सर का साथ देंगे अपन, है ना, बिल्कुल, आई लव इंडिया। शंकराचार्य की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, 4 विकल्प हैं। दोस्तों बात हो रहा है क्या, शंकराचार्य की गुफाएं कहां स्थित हैं, और दोस्तों शंकर जी की बात आ रही है। और शंकर जी का जरा हाथ देखो, शंकर जी के हाथ में क्या बना है, ओम बना है, ओम, है ना, शंकर जी के हाथ में बना है ओम। तो ये कहां पर होंगी शंकराचार्य की गुफाएं, कहां पर होंगी, बोले सर ओम बना है तो ओमकारेश्वर। ठीक है, और ये दोस्तों ये गुफाएं हैं शंकराचार्य की इस प्रकार से, है ना, और ये कहां पर है, ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर कहां पर है, खंडवा में है। आप सभी को पता है ओमकारेश्वर कहां पर है, खंडवा में है दोस्तों। और ओमकारेश्वर का मंदिर खंडवा में है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है। ठीक है, और ओमकारेश्वर की गुफाएं भी कहां पर हैं, खंडवा में है। ठीक है, मंदार जलप्रपात भी दोस्तों आपको कहां पर है, खंडवा में है। मानधाता का मेला भी कहां लगता है, खंडवा में लगता है। और खंडवा के बारे में याद रख लेना दोस्तों कि यहां पर क्या है, सूरज कुंड भी यहां पर स्थित है खंडवा में, और खंडवा को याद रखेंगे। और यहां पर आपका क्या है, शंकराचार्य की गुफाएं हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहां पर हैं, ओमकारेश्वर में। कैसे याद किया, शंकर जी के हाथ में ओम बना है, ओम बना है, तो दोस्तों ओमकारेश्वर की गुफाएं कहां पर होंगी, कहां पर होंगी, ठीक है, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओमकारेश्वर से हैं गोरे मित्र द्वार जी, बहुत बढ़िया, ओमकारेश्वर से हैं। तो बताएं जल्दी से ओमकारेश्वर के बारे में कुछ तथ्य बताएं। पांडव की गुफाएं कहां पर स्थित हैं दोस्तों, पांडव, ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। और दोस्तों एक चीज बताओ, आपने पांडव का नाम सुना होगा, और पांडव का जब नाम सुना है तो आप बोलते हो सर 5 पांडव थे। कितने पांडव थे, 5 पांडव थे। तो पांडव की गुफाएं कहां बनी होंगी, पचमढ़ी में कि अमरकंटक में, कहां बनी होंगी, अमरकंटक में, क्योंकि जो पांडव थे वो पांडव 5 थे, और 5 की जब बात होती है तो ये पचमढ़ी में बनी होंगी। यानी कि आपका जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया कि ओमकारेश्वर की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में। ठीक है, और ये 5 पांडव थे दोस्तों। ये चित्र में देखो, ये कितने पांडव थे, 5, और ये पचमढ़ी, और ये पचमढ़ी कहां पर है, होशंगाबाद में है। ठीक है, बिल्कुल, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, पर्वतों की रानी इसे कहा जाता है, और दोस्तों पर्यटकों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और होशंगाबाद की जब भी बात आती है तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फरदीन जी, बहुत बढ़िया। और यहां पर क्या है, एक तो याद रख लेना है कि यहां पर अप्सराएं बहुत जाती हैं, अप्सराएं जाती हैं, तो अप्सरा जलप्रपात भी है यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सही। सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहां पर है, होशंगाबाद में, लोकेंद्र जी। और होशंगाबाद में आपका कौन सा है, और पवार खेड़ा है ना, पवार खेड़ा में रोज आपको बताता हूं, पवार खेड़ा गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है पवार खेड़ा में। ठीक है, और ये नर्मदापुरम संभाग में आता है, नर्मदापुरम, है ना, बिल्कुल सही है, नर्मदापुरम कहा जाता है ना। और दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। धूपगढ़ भी बताया है देसानी जी ने कि धूपगढ़ यहां पर सर्वोच्च चोटी है मध्य प्रदेश की, 1350 मीटर के साथ
धूपगढ़ है, ठीक है। तो इतने सारे तथ्य अपने हो जाते हैं, पचमढ़ी से याद हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है बाघ की गुफाएं कहां पर हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है और 3 का उत्तर बताना है कहां पर है दोस्तों। और एकमात्र हिल स्टेशन भी पचमढ़ी है ना, हिल स्टेशन। और बाघ की गुफाएं, अगर ये बाघ दिख रहा ना आपको, ये बाघ का दांत लग गया तो खून की धार लग जाएगी। क्या लग जाएगी? खून की धार लग जाएगी। तो ये बाघ की गुफाएं कहां पर होंगी? धार में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने देखो ये बाघ की गुफाएं हैं, चित्र में देखो ये बाघ की गुफाएं हैं। और धार की बात आती है तो दोस्तों बाघ की गुफाएं धार में हैं, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में हैं, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में हैं। तो गुफाएं याद हो रही हैं हम लोगों को, ठीक है। और दोस्तों धार में आपको पता है मांडू है, मांडू जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। माही नदी भी है ना, बिल्कुल सही है, यहीं पर बहती है। डायनासोर राष्ट्रीय पार्क भी अपना कहां पर है? ये धार में है। धार को याद रखेंगे और धार जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही। एमपी का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को, और पीथमपुर भी कहां पर है? धार में है। माया जी, वेरी गुड। अगला आपको बताना है आदमगढ़ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। आदमगढ़ एक होशंगाबाद में है, अमरकंटक में है, ओमकारेश्वर में है, या फिर पचमढ़ी में है। आदमगढ़ की गुफाएं बताना है दोस्तों। और आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आदमगढ़ की गुफाएं दोस्तों ये कहां पर हैं? जल्दी से बताओ। 4 विकल्प हैं और आपको पता है कि जब हम गुफा में जाते हैं तो आदमी, बहुत सारे आदमी मिलकर बहुत सारे आदमी संग मिलकर जाना है। कैसे जाना है? संग मिलकर गुफा में जाना है। तो आदमगढ़ से होगा आदमी, और आदमी संग मिलकर जाना है तो होशंगाबाद। संग से संगाबाद, आदम संगाबाद, ठीक है। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये दोस्तों आदमगढ़ की गुफाएं भी आपकी होशंगाबाद में होंगी। और दोस्तों कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पांडव की गुफाएं कहां पर हैं, किस जिले में हैं, तो जिले की जब बात हो तो होशंगाबाद ही लगा देना, ठीक है, होशंगाबाद ही इसको लगा देना है। और बहुत बढ़िया। अगला आपको बताना है दोस्तों मारा की गुफाएं कहां पर है। मारा और मारा कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखना है मारा दोस्तों? ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा कि जो मारा है, मारा क्या मारा? सींग मारा। क्या मारा? सींग मारा। ये देखो ये यहां पर सांड है और सांड ने क्या मारा? सींग मारा। क्या मारा? सींग। तो मारा की गुफाएं कहां पर होंगी? सिंगरौली। सींग से बनेगा सिंगरौली। और सिंगरौली को दोस्तों ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आपको पता होगा सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मारा की गुफाएं भी सिंगरौली में है। और ये सांड ने सींग मारा। क्या मारा? सींग। तो सिंगरौली में मारा की गुफाएं। और ये आपका दोस्तों ये सिंगरौली है। देखो ये सिंगरौली, सीधी सिंगरौली है। सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा था, है ना। सिंगरौली में मारा की गुफाएं पढ़ ली। और सीधी सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। सबसे पूर्वी जिला भी सिंगरौली है। बहुत बढ़िया भारत दीप जी। और अगला आपको बताना है भीमबेटका गुफाएं कहां स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं ये तो कई बार पूछी जाती हैं दोस्तों, तो आपको बताना है क्या उत्तर हो जाएगा इसका। भीमबेटका की गुफाएं होशंगाबाद में, या फिर ओबेदुल्लागंज, या फिर अमरकंटक, या पचमढ़ी में। और आपको बताना है अगर कोई आपका मित्र है भीम, अगर कोई आपका मित्र भीम होगा और भीम की क्या हो जाए? शादी हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे ओबे भीम की शादी हो गई, ओबे भीम की शादी हो गई। अचानक अगर आपको संदेशा मिले कि भीम की शादी हो गई, आपका मान के चलो कोई मित्र है भीम और भीम की शादी हो गई, तो आप बोलेंगे ओबे भीम की शादी हो गई। तो ओबे से बनेगा भीम से ओबे, तो ओबेदुल्लागंज। ओबेदुल्लागंज क्या बन गया? भीम दुल्ला बन गया, दुल्ला। तो ओबे भीम दुल्ला बन गया। तो ओबेदुल्लागंज इस प्रकार से याद रखेंगे। भीमबेटका की गुफाएं ओबेदुल्लागंज, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद, है ना, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर, ठीक है। इसको रखेंगे। ये भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों ओबेदुल्लागंज। और ये ओबेदुल्लागंज कहां पर है? ये रायसेन में है। और रायसेन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है? सांची का स्तूप है ना। और फरीदुल्ला की दरगाह है। बहुत बढ़िया लोकेंद्र जी, फरीदुल्ला की दरगाह भी रायसेन में है। और गिन्नौरगढ़ का किला भी कहां पर है?
रायसेन में है दीपक जी, इसको याद रखेंगे। और ए अपना रायसेन है, रायसेन, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और गिन्नौरगढ़ का किला भी यहीं पर है। और राता पानी अभ्यारण्य, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि राता पानी यानी कि रात में पानी डॉक्टर की राय से पीना है। राता पानी जो आपका अभ्यारण्य है वो भी कहां पर है, रायसेन में है, ठीक है, बिल्कुल। मंडीदीप जहां पर दोस्तों सोयाबीन का तेल निकाला जाता है, मंडीदीप में, है ना, वो भी कहां पर है, रायसेन में है, इसको याद रखेंगे। और राता पानी अभ्यारण्य भी कहां पर है, रात में पानी राय से पीना है, वो भी रायसेन में है। तो रायसेन से इतने तथ्य याद हो जाते हैं। अब आपको भरथरी की गुफाएं बताना है दोस्तों। भरथरी की गुफाएं कहां स्थित हैं, होशंगाबाद में, उज्जैन, अमरकंटक या फिर पचमढ़ी में, जल्दी से बताना है। 4 विकल्प हैं। जय बोलो महाकालेश्वर की। उज्जैन की जब भी बात होती है तो यहां पर दोस्तों हम महाकाल की नगरी इसे कहा जाता है ना, महाकाल की एक बार जल्दी से जयकारा लगा दो। और दोस्तों उज्जैन का ले ले नाम। और उज्जैन की जब बात होती है तो बोले सर ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है, ठीक है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर भी है, ठीक है। कुंभ का मेला भी कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। भरथरी की गुफाएं भी उज्जैन में हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है उज्जैन को, है ना। तो उज्जैन के बारे में सारी तथ्य हमें याद रखना है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि उज्जैन की जो क्षिप्रा नदी है ये काकरी वर्णी से निकलती है। कहां से निकलती है, काकरी वर्णी से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उज्जैन में भरथरी की गुफाएं आपको याद रख लेना है। भरथरी और ये उज्जैन है दोस्तों, जो कि मालवा क्षेत्र में आता है ना। भैरव बाबा मंदिर भी उज्जैन में है दीपक जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और आपको बताना है बिलोबा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। तो 4 विकल्प हैं, 9 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, होशंगाबाद, ग्वालियर, अमरकंटक या फिर पचमढ़ी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जंतर मंतर भी है, बहुत बढ़िया भारतदीप जी। जंतर मंतर भी कहां पर है, उज्जैन में है, उज्जैन में। बोले सर यहां पर मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है इसे। और दोस्तों यहां पर जंतर मंतर बहुत पढ़े जाते हैं, तो जंतर मंतर भी उज्जैन में है, याद रखेंगे, है ना। और बिलोबा की गुफाएं कहां पर हैं, और आपको पता है दोस्तों कि ये जो बिलोबा की गुफाएं हैं, लोबा, आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण जी माखन खाते थे तो ये विभिन्न प्रकार के ऐसे लोबा बना लेते थे, लोबा बना लेते थे। कौन, ग्वाल, ग्वाल, ठीक है, कौन बना देते, इनको ग्वाल बाल पाल कहा जाता था, है ना। छोटे छोटे ग्वाल बाल पाल, आपने वो दोहा पढ़ा होगा। और ये बिलोबा की गुफाएं भी कहां पर हैं, ग्वालियर में हैं, ग्वालियर में, याद रख लेना। बी नंबर, श्री कृष्ण क्या करते थे कि लोबा उठाते थे मक्खन का और गली में दौड़ पड़ते थे, गली में, तो ग्वालियर। तो बिलोबा की गुफा कहां पर है, ग्वालियर। अब ग्वालियर से संबंधित सभी लोग तथ्य बताएंगे फटाफट से, एक एक तथ्य सभी को बताना है। ग्वालियर में, ग्वालियर में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको पता है कि यहां पर जो पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है वो किला भी है ग्वालियर में, ठीक है। और घाटी गांव अभ्यारण्य भी कहां पर है, कहां पर है, ग्वालियर में है, ठीक है। और जल्दी से बताओ ग्वालियर में और कौन सा है, सास बहू मंदिर भी है, ठीक है। और बताना है, तानसेन का मकबरा भी है, बहुत बढ़िया, तानसेन का मकबरा है। मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पर है, मोहम्मद गौस का मकबरा, ये भी ग्वालियर में है, ठीक है। और बिल्कुल सही, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी ग्वालियर में है, बहुत बढ़िया, है ना। सास बहू मंदिर भी है और मान मंदिर भी यहां पर है, ठीक है। तेली मंदिर भी यहां पर है, ठीक है, तेली मंदिर भी है। और दोस्तों बहुत सारी चीजें ग्वालियर के बारे में हमने पढ़ ली हैं। गुजरी महल भी है शिवानी जी, बहुत बढ़िया, गुजरी महल भी कहां पर है, ग्वालियर के किले के अंदर गुजरी महल भी है। तो गुजरी महल भी हमने याद कर लिया ग्वालियर में, और है ना, बहुत बढ़िया। तो ग्वालियर के बारे में इतने तथ्य आपको याद रखना है। और अगला है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, बहुत बढ़िया, राजस्व मुख्यालय भी है ना। तो जितने लोग भी हैं सभी लोग एक एक तथ्य अगर बताते हैं तो हमें एक पूरे जिले के कम से कम 10 से 15 तथ्य याद हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी यहीं पर है, बहुत बढ़िया, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उनकी समाधि स्थल भी यहीं पर बनी है दोस्तों, है ना। और अब आपको बताना है कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं ये कहां पर हैं,
4 विकल्प हैं। और आपने रामायण देखी होगी दोस्तों, रामायण देखी थी लॉकडाउन में सभी लोगों ने, और रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे मृग के पीछे पीछे। कौन दौड़ रहे थे? राम जी दौड़ रहे थे दोस्तों। तो याद रख लेना, किसके कहने पर दौड़ रहे थे? पत्नी सीता। तो मृग के पीछे दौड़ रहे थे राम जी पत्नी से पाटनी गांव, है ना। पत्नी जी सीता जी के कहने पर कि मृग बहुत अच्छा है उसको पकड़ो, तो पाटनी गांव। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां पर होंगी? पाटनी गांव, रायसेना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। रायसेन की बात हो रही है, पाटनी गांव में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं। ठीक है, हाँ, 1 किलोमीटर लंबी गुफा है, इसको भी याद रखेंगे। और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, है ना। और भीमबेटका की गुफाएं तो दोस्तों आपकी यहीं पर हैं, ओबेदुल्ला रायसेन में है। ठीक है, और जल्दी से बताओ रायसेन के बारे में और क्या क्या पढ़ा था? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हो गई, भीमबेटका हो गया, 2 तत्व। तीसरा आपका सांची का स्तूप हो गया। ठीक है, चौथा मंडी द्वीप हो गया, 5वां रातापानी अभ्यारण्य हो गया, 6वां बताओ जल्दी से, गिन्नौरगढ़ का किला हो गया। ठीक है, 7वां और बताना है जल्दी से, फटाफट से बताओ। 6 तथ्य अपन ने याद कर लिए रायसेन के बारे में। और दोस्तों रायसेन जब भी आता है तो सांची का स्तूप हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे रायसेन के बारे में। और अगला जो अपना होता है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या? नृत्य के बारे में। ठीक है, नृत्य, कर्मा नृत्य बताना है मूलतः किस जनजाति से संबंधित है। अभी हमने बहुत सारी गुफाएं जो मध्य प्रदेश की थी उनको पढ़ लिया, याद कर लिया। एन कैन प्रकार याद अपन को करना है, अपन ने कर लिया। उनसे संबंधित जो जिले थे वो भी याद कर लिए। अब आपको कर्मा नृत्य बताना है। कर्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल महल और रोहित महल भी है, बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों कर्मा नृत्य जो है ये गौड़ जनजाति से संबंधित है ना। गौड़ यानी कि ए नंबर आपका सही है। और कर्मा से बनेगा आपका करम, कर्मा से बनेगा करम। करम अच्छे करना है, नहीं तो हमें गॉड के पास जाना है, गॉड के, है ना। बोले सर गॉड देख रहा है, अपन बोलते ना भगवान देख रहा है, कर्म अच्छे करना है, कर्म अच्छे करना नहीं तो गॉड देख रहा है। गॉड से गौड़ और कर्म से कर्मा। तो कर्मा नृत्य किस जनजाति का होगा? गौड़ जनजाति का होगा, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों एक चीज याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील, है ना। भील याद रखेंगे। गौड़ दूसरे नंबर पे है और कर्मा नृत्य आपका गौड़ है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये चित्र में देखो दोस्तों, इस प्रकार से जो लड़कियां हैं इस प्रकार से नृत्य करती हैं महिलाएं, है ना। तो इसको देख लेंगे, एक कर्मा नृत्य होता है। ठीक है, कर्मा नृत्य। अब अगला बताना, परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। गौड़ जनजाति, बैगा, भारिया या फिर कोरकू। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में चयन करना है। और परधौनी से आपको नहीं लग रहा दोस्तों कि करधौनी की बात हो रही? करधौनी, करधौनी जानते हो ना आप लोग, करधौनी और परधौनी। ठीक है, तो आपको बताना है परधौनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। और परधौनी को हमें काय में रखना है, करधौनी को बैग में रखना है। काय में रखना है? बैग में। तो याद रखेंगे परधौनी नृत्य, परधौनी हमें रखना है बैग में। तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। कौन सा नृत्य? परधौनी, यानी कि जो बी नंबर है आपका बिल्कुल सही होगा। मैं आपसे बोलूंगा अब कि ये करधौनी काय में रखना है तो आप बोलोगे बैग में। तो ये बैगा जनजाति द्वारा है दोस्तों। ठीक है, ये बैगा जनजाति के द्वारा परधौनी नृत्य किया जाता है इस प्रकार से, और सभी लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, और अगला बताना है आपको, सैला नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है ना। हाँ, धौनी बैग में बल्ला रखता है। ठीक है, तो सैला नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, बैग, भारिया या फिर कोरकू। तो 4 विकल्प हैं, उत्तर क्या होगा अपना? सैला नृत्य। सैला से बनेगा दोस्तों सेल। सेल करना है आपको क्या? गुड़ सेल करना है, गुड़। क्या करना है? गुड़ सेल करना है, गुड़। तो गुड़ से बनेगा गौड़ और सेल करना है तो सेला। सेल से सेला और सेला क्या करना है? गुड़ सेल करना है। तो आपका जो ए नंबर है, ए नंबर, ये गौड़ जनजाति से संबंधित है दोस्तों। कौन सा? सैला नृत्य। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्या सेल करना है? गुड़ सेल करना है। तो गुड़ से गौड़ जनजाति और सेल से सेला, और ये सैला नृत्य है दोस्तों। इस प्रकार से ये गौड़ जनजाति का नृत्य माना जाता है।
इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और अगला आपको बताना है दोस्तों, हुलिकी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? हुलिकी बताना है। और हुलिकी मतलब क्या हो जाएगा? गौड़, मुरिया, भारिया या फिर कोरकू, 4 विकल्प हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जो हुलिकी या है ना, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। हुलिकी जनजाति, हुलिकी नृत्य होता है मुरिया जनजाति, मुरिया, ठीक है। हल्की हल्की मुरिया, मुरी मुरिया बोलते ना, हल्की हल्की मुरी मुरिया करती रहती हैं, बोले सर ये नृत्य, तो मुरिया जनजाति आपकी बिल्कुल सही होगा। ये दोस्तों आप समझ लें, ये मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? हुलिकी नृत्य, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला है अटारी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि 5 का उत्तर बताना है, अटारी। और दोस्तों ये जो नृत्य होता है वो अटारी की भूमि में किया जाता है। अटारी समझते हैं आप लोग? गांव में आपने देखा होगा, कच्चे मकान में एक नीचे का खंड होता है और ऊपर के खंड को बोला जाता है अटारी। क्या बोला जाता है? अटारी। और अटारी की भूमि में अटारी नृत्य होता है। भूमि में होता है तो भूमिया। बोले सर अटारी की भूमि में भूमिया नृत्य होता है, तो आपका जो बी नंबर है भूमिया, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, अटारी की भूमि में, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, ये भूमिया नृत्य हो रहा है, भूमिया, और ये अटारी की भूमि में हो रहा है। कहाँ की भूमि में? अटारी की। तो ये भूमिया नृत्य है, इसको याद रखेंगे। फिर आपको बताना है कहरबा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। गौड़ जनजाति, भूमिया जनजाति, भारिया जनजाति या फिर कोरकू जनजाति। और दोस्तों आपको पता है कि प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और जल्दी जल्दी वाला काम तो होते ही नहीं है मेरी क्लास में, आपको जब तक याद ना हो जाए, है ना, याद अपन करते हैं और याद करके ही छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्लास जल्दबाजी की नहीं है। और कहरबा में आपका रबा आ रहा है, रबा, और हमें दोस्तों गुड़ का, आप बोलोगे सर गुड़ का रबा दे दो थोड़ा सा, क्या दे दो? गुड़ का रबा दे दो। तो रबा आया मतलब कहरबा, और कहरबा दोस्तों हमें गुड़ का रबा चाहिए। क्या चाहिए? गुड़ का रबा। तो ये गौड़ जनजाति, गुड़ से हो जाएगा गौड़, और कहरबा नृत्य किससे संबंधित होगा? गौड़ जनजाति से। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ए नंबर, गौड़ जनजाति, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कहरबा नृत्य गौड़ जनजाति का है, ठीक है। और ये दोस्तों कहरबा नृत्य है, चित्र में देखो ये कहरबा नृत्य होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं 11 बजे क्लास रखता हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ो, मस्त से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, है ना, जल्दबाजी से नहीं। जिसको जल्दबाजी है वो जल्दबाजी वाली क्लास देखेंगे, ठीक है। और यहां पर भगोरिया नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो सबसे बड़ी कौन सी है? भील है, ठीक है। और सब दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है गौड़, ठीक है। तो ये भगोरिया जो नृत्य है वो जनजाति से संबंधित है, तो वो है भील जनजाति, इसको याद रखेंगे, ठीक है। भील जनजाति से संबंधित है कौन सी? भगोरिया नृत्य। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ए है दोस्तों आपका भगोरिया नृत्य, इसको देखो अच्छे से, भगोरिया नृत्य है ना, ए भील जनजाति से संबंधित भी है, ठीक है। अगला है सुआ और डांडरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि 8 का उत्तर बताना है। तो बताना है गौड़ जनजाति, बैगा, भारिया या फिर कोरकू। हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। लोकेंद्र जी बहुत बढ़िया। और सुआ और डांडिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वो जनजाति है दोस्तों बैगा, और सुआ को हमें काय में रखना है? बैग में। इस प्रकार से देखो दोस्तों, ये चित्र देखो बहुत ही बढ़िया है, ये लकड़ी के सुआ बनाए हैं इस प्रकार से, है ना, और इसको हमें बैग में रख लेना है, बैग में, लकड़ी के सुआ को बैग में। तो सुआ नृत्य बैगा जनजाति, सुआ को काय में रखना है? बैग में, तो बैगा नृत्य से संबंधित होगा, है ना, इसको याद रखेंगे, सुआ नृत्य बैगा जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है को दहकी नृत्य, ये किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है। गौड़ जनजाति, कोल जनजाति, भारिया या फिर कोरकू जनजाति। और प्रश्न क्रमांक 9 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि यहां पर आया है कोल, और यहां पर भी क्या आएगा? कोल, है ना, कोल दहकी नृत्य कोल जनजाति से संबंधित है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कोल, ठीक है। बी नंबर जिनने बताया उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला है
खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित है? ये दोस्तों आपके लोक नृत्य थे। लोक नृत्य जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में उनको हमने याद किया। ये बार बार आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि आपको माइंड में सेट हो जाए। वैसे पहले से भी आपको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता था वो माइंड में सेट हो जाएगा। और खंभ से बनेगा दोस्तों एक खंबा है, खंबा, एक खंबा इस प्रकार से मैंने अगर बना दिया और मैं बोलूं कि सभी लोग इस पे चढ़ना है, चढ़ना है तो आप क्या पकड़ के चढ़ोगे? कोर पकड़ पकड़ के खंभ पर चढ़ना है, कोर पकड़ के खंभ पर चढ़ना है। तो खंभ स्वांग किससे संबंधित होगा? कोरकू जनजाति से। ठीक है, कोर पकड़ के काय पे पढ़ना है? खंभ पर। ये इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों खंभ। ये मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में देखें, एक कोर नृत्य से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है भीमा नृत्य। भीमा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गोंड से, भारिया से, भीमा से या फिर कोरकू से? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 11 है। और इसके बाद हम करंट अफेयर्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन एमपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे उसको, है ना। और भीमा नृत्य दोस्तों भीमा से आया भीम, और भीमा से भीमा जनजाति का है, यानी बी नंबर आपका सही होगा। ये नृत्य से भी क्वेश्चन आपके 1-2 बन जाते हैं। और ये है दोस्तों भीमा, है ना, भीम रूप में ये भीमा नृत्य कहलाता है इस प्रकार से। तो चित्र के माध्यम से भी आप भीमा नृत्य को देख सकते हैं। ठीक है, और बिमला नृत्य आपको बताना है। बिमला नृत्य ये किस जनजाति से संबंधित है? बिमला, बिमला बताएंगे सभी लोग। और दोस्तों बिमला से क्या हो जाएगा? बैग मिला, बैग मिला या बिमला, बैग मिला या बिमला, ऐसे बोलोगे बैग मिला, बिमला, बिमला को बैग मिला। किसको बैग मिला? बिमला को बैग मिला। तो बिमला नृत्य बैग से होगा, बैगा जनजाति, बिमला को बैग मिला, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये बैगा जनजाति से होता है दोस्तों, है ना, बिमला को बैग मिला, इस प्रकार से याद रखेंगे। और बरेदी नृत्य, बरेदी नृत्य किससे संबंधित है? बरेदी गोंड से, भारिया, ग्वालों से या फिर कोरकू से? तो 4 विकल्प हैं दोस्तों, 2 सेकंड में आपको चयन करना है। बोले सर क्या है? ग्वालों से और गुर्जर से, है ना। ग्वालों से संबंधित है बरेदी नृत्य, और दोस्तों गुर्जर से संबंधित है, ग्वालों से और गुर्जर से। ठीक है, ये कौन सा? बरेदी नृत्य। और ये देखो बरेदी नृत्य दोस्तों, हाथ में लेके थाली घूम रही है, बरेदी नृत्य। ठीक है, ये ग्वालों से संबंधित है और गुर्जर से संबंधित है, इसको याद रखेंगे, ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 14। सैताम गौड़ जनजाति, भारिया जनजाति या फिर कोरकू जनजाति? सैताम, सैताम बताना है। आप बोलते हैं ना दोस्तों, अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो आप बोलते हो भारी शैतान है यार, क्या बोलते हो? भारी शैतान है। तो भारी से बनेगा भारिया और शैतान से बनेगा सैताम नृत्य। क्या है? भारी शैताम है। तो याद रख लेना क्या है? भारी शैताम। तो शैतान से शैताम और भारी से भारिया नृत्य। ठीक है, तो शैताम नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। और भारिया आपको पता है दोस्तों, ये भारिया जनजाति कहां पाई जाती है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये शैताम नृत्य हो रहा है और शैताम नृत्य ये भारिया जनजाति से संबंधित है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? लहंगी, बहुत ही दोस्तों भारिया नृत्य आपकी कहां पर है? जो हमारा मध्य प्रदेश का भारी जिला है वहां की जनजाति है भारिया। भारी जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। बोले सर छिंदवाड़ा भारी जिला है, इसलिए भारिया जनजाति भी छिंदवाड़ा से संबंधित है। और लहंगी नृत्य ये किससे संबंधित है? गौड़, सहरिया, भारिया या फिर कोरकू? तो यहां पर आपका लहंगी नृत्य हो जाएगा दोस्तों, ये सहरिया की भी है ना, सहरिया नृत्य, सहरिया जनजाति का भी है लहंगी, बंजारा का भी है और कंजर का भी है। इनमें तीनों ही जनजातियों में दोस्तों ये नृत्य होते हैं। और ये है दोस्तों आपका लहंगी नृत्य, इस प्रकार से किया जाता है ना। तो ये सहरिया जनजाति और दोस्तों बंजारा और कंजर ये जनजाति से संबंधित हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं अपन करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में निर्मित किस लघु फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना गया है? 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। और कौन सी फिल्म है जिसे लघु फिल्म है जिसे पुरस्कार के लिए चुना गया? ये 4 विकल्प हैं हमारे सामने, हम कर सकते हैं
अब इंडिया बनेगा भारत, 10 रुपए या फिर MI। कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश की लघु फिल्म कौन सी है? 4 विकल्प हैं और आपको पता है दोस्तों MI ये अभिजीत पॉल जी की फिल्म है, 10 रुपए युवराज गोकुल की है, इंडिया अब बनेगा देबोजी ये संजीव की है, और हम कर सकते हैं ये दोस्तों देशभक्ति पर आधारित ये लघु फिल्म है मध्य प्रदेश की, है ना। और इसे पुरस्कार से नवाजा गया है, इसे पुरस्कार मिला है। प्रथम पुरस्कार MI को मिला है दोस्तों, है ना। 15 अगस्त पर ये प्रतियोगिता की गई थी, तो प्रथम MI को मिला है अभिजीत पॉल की, द्वितीय मिला है अब इंडिया बनेगा भारत देबोजी संजीव के लिए, तृतीय मिला है 10 रुपए युवराज गोकुल, और स्पेशल पुरस्कार में कुछ, है ना, तो ये हम कर सकते हैं मध्य प्रदेश की, इसके लिए भी दोस्तों लघु फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला है जो देशभक्ति से संबंधित है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो हम कर सकते हैं आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश के लिए कृषि अधोसंरचना कोष में कितने हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जल्दी से बताना है, कृषि अधोसंरचना कोष में कितने हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 7,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का या फिर 2,000 करोड़ का आपको चयन करना है। और दोस्तों आपको पता है कि यहां पर बात आई है कृषि अधोसंरचना की, और कृषि को हमें क्या करना है? साथ में लेकर के चलना है, कृषि को साथ में लेकर के चलना है। तो कृषि अधोसंरचना कोष है तो साथ में लेकर चलना है, तो 7,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। याद रख लेना, मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कौन है? श्री कमल पटेल साहब हैं। और दोस्तों कृषि अधोसंरचना के लिए कोष जारी किया गया है 7,000 करोड़, और इसकी ट्रैक है कृषि का साथ जीवन भर, है ना। तो कृषि का साथ यानी कि 7,000 करोड़, इसको याद रखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला के सत्येंद्र सिंह प्रतिष्ठित तेंजिंग नारंगी राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 पाने वाले देश के प्रथम दिव्यांग बन गए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सत्येंद्र सिंह तेंजिंग, तो ये किस जिला से संबंधित हैं आपको बताना है? तो ग्वालियर, है ना, जबलपुर, शिवपुरी या फिर भोपाल, ये किस जिला से संबंधित हैं ये आपको बताना है। सुमित तिवारी जी ने बताया है ग्वालियर, और इनका आंसर बिल्कुल सही है, ग्वालियर, ठीक है। ये दोस्तों सत्येंद्र सिंह हैं, इन्होंने तेंजिंग नारंगी राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 प्राप्त किया है, और यहाँ से प्राप्त करने वाले ये दिव्यांग बने हैं, प्रथम दिव्यांग, और इनका संबंध है ग्वालियर से। और ग्वालियर आपको पता है दोस्तों कि ग्वालियर हम पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी स्थित है ग्वालियर में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी कि यहाँ पर दोस्तों भारत का जो पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, ऐसा किला भी यहाँ पर है। और आपको बताना है दोस्तों हाल ही में NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत निर्णय लेने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बना है, ये भी आपको बताना है NRA के तहत, और आपको बताना है दोस्तों, और वो राज्य बना है कौन सा? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए, और वो बना है मध्य प्रदेश। NRA के तहत, है ना, निर्णय लेने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों मध्य प्रदेश। और NRA से दोस्तों आपको पता होगा कि SSC, RRB, IBPS ये सारी की सारी जो संयुक्त परीक्षाएं ये अलग अलग होती थी, अब इन सभी की जो नियुक्ति होगी वो होगी सेट एक ही परीक्षा होगी, ये बहुत सारी परीक्षाएं नहीं होंगी, अब सेट की परीक्षा होगी। इसी के आधार पर दोस्तों मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, और इसका नाम क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आयोजन साल में 2 बार इसका होगा, है ना। स्कोर कार्ड जो वैलिड होगा इसका 3 साल होगा, यानी कि अगर आप इसमें आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट में पहुंच जाते हैं, तो ये 3 साल तक आपकी अंक सूची वैलिड रहेगी, है ना। 12 भाषाओं में ये परीक्षा होगी, हर जिला में इसके परीक्षा केंद्र होंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें उम्र की सीमा रहेगी, SC, ST, OBC को भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो याद रख लेना दोस्तों, ये NRA जो है निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के सत्येंद्र सिंह प्रतिष्ठित तेंजिंग नारंगी राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 पाने, ये तो आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट बताना है, राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है, तो किस राज्य की? खालिस्तान राज्य की पुलिस बुजुर्गों के लिए एक अभियान चलाया है, कौन सा?
संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान चलाया है, तो वो किस राज्य की पुलिस ने चलाया है, प्रश्न क्रमांक 6 में। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इस अभियान के तहत जो कोविड-19 है, ये दोस्तों जो आपकी महामारी का दौर है, इस दौर में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की जो सिपाही हैं, बुजुर्गों के लिए एक विशेष दोस्तों ये अभियान चला रही है। और इनमें ये जो सिपाही हैं बुजुर्गों की उचित देखभाल करेंगे। और ये मध्य प्रदेश सरकार का दोस्तों बहुत ही बढ़िया अभियान है। और इस अभियान का जो आदर्श वाक्य है वो है देशभक्ति जन सेवा है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि ये जो अभियान चलाया गया संकल्प बुजुर्गों के नाम, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो देशभक्ति जन सेवा है, इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर पहुंचा है या शीर्ष स्थान उसे मिला है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, इंदौर, शिवपुरी या फिर भोपाल। तो आपको पता है दोस्तों कि चौथी बार कौन सा शहर है जो 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर पहुंचा, और वो पहुंचा कौन, इंदौर। और इंदौर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इंदौर दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में। ठीक है, और ये चौथी बार स्वच्छ शहर बना है। 2016 में दोस्तों मैसूर बना था, 2016 में मैसूर सबसे स्वच्छ शहर बना था। फिर 2017, 18 और 19 और 20 में ये 4 लगातार वर्षों में दोस्तों इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। और इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखनी है। और इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इंदौर को कपड़ा नगरी भी कहा जाता है। और इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। ऋतु वेधशाला भी आपसे कई बार पूछा जाता है, जो कहां पर है, इंदौर में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है आपको बताना है। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नाम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता है वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और इन्होंने घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का जो नाम होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे नाम होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, इसको याद रखेंगे। नशा मुक्ति मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के कितने जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों नशा मुक्त अभियान 15 जिलों में, 20 जिलों में, 25 या फिर 10 जिलों में। तो ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है आपको बताना है।